आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 28। कह रहा है अपने अक्ष पर ओमेगा 0 कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका यानी डिस्क को धीरे से स्थानांतरीय धक्का दिए बिना किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। तो कोई एक डिस्क यानी प्लेट है, उसका कोणीय चाल ओमेगा 0 है अपने घूर्णन अक्ष के परितः। तो इसको धीरे से किसी पूर्णतः घर्षण रहित यानी जिसमें फ्रिक्शन ना हो ऐसी मेज पर रखा जाता है स्थानांतरीय धक्का दिए बिना। मतलब ऐसा बल नहीं लगाना है जिससे ये सरल रेखा में चलने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए गति करके, यानी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। चक्रिका यानी डिस्क की त्रिज्या r है। चित्र में दर्शाई चक्रिका यानी डिस्क के बिंदुओं A, B तथा C पर रैखिक वेग क्या है? क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लोटनिक गति करेगी यानी रोटेशनल मोशन करेगी? लोटनिक का मतलब ऐसे घूमते हुए कि मतलब आगे भी बढ़े और अपने अक्ष पर घूमे भी, जैसे मोटरसाइकिल का पहिया चलता है। तो ये लोटनिक यानी रोटेशनल मोशन है प्लस ट्रांसलेशनल है। अपनी अक्ष पर घूमता भी है पहिया और आगे भी चलता है, तो इसे लोटनिक गति कहते हैं या रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब अपनी एक्सिस पे घूमे और रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, मतलब लोटनिक घूर्णन करेगी यानी अपनी अक्ष पर भी घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी। क्या ऐसा हो गए हमको बताना है। तो ए बी सी तीन बिंदु दिए गए हैं, ए बी और सी। तो ये सी बिंदु यहां से देखिए ए से ओ तक ये त्रिज्या है जो कि r है। तो a और o के मध्य में c बिंदु है, तो c से o तक की दूरी r/2 होगी और ये ओमेगा 0 से ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है, रोटेशनल मोशन है इसमें। और x हमारा ट्रांसलेशनल मोशन है, स्थानांतरण गति है, उससे वो आगे बढ़ रही है। तो यहां पर देखना है। तो देखिए हमारा रेखीय वेग जो होता है वो फार्मूला होता है v=r ओमेगा। अब अगर a बिंदु के लिए देखा जाए तो जो a बिंदु है हमारा ये वाला, तो a बिंदु पर क्या होगा? तो a बिंदु पर केंद्र से ये दूरी r है, तो जो रेखीय वेग है यानी ट्रांसलेशनल मोशन है वो va=r ओमेगा 0 होगा, क्योंकि त्रिज्या r है, ये त्रिज्या ही होती है, तो r ओमेगा 0 होगा ax के अनुदिश। ध्यान दीजिए a से x की अनुदिश, रेखीय गति की बात हो रही है तो रेखा है ये, तो a से x की दिशा में, रेखीय गति a से x की दिशा में होगी। अब आगे देखते हैं b बिंदु के लिए, तो फिर फार्मूला लगाएंगे vb=r ओमेगा, फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर b बिंदु के लिए देखा जाए तो o से b की दूरी हमारी r है, जो चक्रिका यानी डिस्क की त्रिज्या है, और यहाँ त्रिज्या ही रखना है, तो vb=r ओमेगा 0 हो जाएगा और bx के अनुदिश। ध्यान दीजिए ये इधर को जा रहा है पिंड, तो अब चूंकि ये पिंडु आगे की ओर जाएगा, आगे की, तो ax की अनुदिश है, ax की दिशा में है a पॉइंट की गति, a बिंदु की गति। अब देखिए यहां पर गलत लिखा है, bx डैश के अनुदिश होना चाहिए।
ये पॉइंट देखिए, ये इधर आगे को चलेगा तो चूंकि घूर्णन गति कर रहा है तो ये पॉइंट इधर को आएगा ऐसे, तो बी एक्स डैश के अनुदिश हमारी गति होगी। तो इसको सही कर लीजिए, बी एक्स नहीं बी एक्स डैश के अनुदिश गति होना चाहिए। तो यहाँ पर बी एक्स की जगह बी एक्स डैश के अनुदिश, इसको इंग्लिश वाली बुक में भी प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ए पॉइंट जो है डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द राइट, और इसमें देखिए डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द लेफ्ट, यानी बाईं तरफ। तो ए पॉइंट में दाईं तरफ, ए में दाईं तरफ, बी में बाईं तरफ। तो इसका मतलब बी एक्स डैश के अनुदिश होना चाहिए, ना कि बी एक्स। तो यहाँ बी एक्स डैश कर लीजिए। अब देखिए सी पॉइंट पर देखते हैं, तो सी बिंदु के लिए तो वी सी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, लेकिन यहाँ पर आर केंद्र बिंदु से r/2 दूरी पर है सी पॉइंट, क्योंकि ए ओ आर है और ओ सी ए ओ का आधा है। तो जब ए ओ आर है और ओ सी ए ओ का आधा है तो r/2 होगा। तो यहाँ पर देखिए r/2 रखा गया, तो वी सी बराबर r/2 ओमेगा 0 हो गया। और ए एक्स के अनुदिश, अब देखिए ये पॉइंट चूंकि आगे है तो जब गति होगी तो ये गति इस प्रकार होगी इस पॉइंट की, तो ए एक्स के ही अनुदिश सी की भी गति होगी। तो इस प्रकार से हमको, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे घूमेगा ना ऐसे, तो ये आगे जाएगा। अगर ये नीचे कोई यहाँ पॉइंट होता तो फिर वो इस तरह चलता, तो हम लिखते बी एक्स डैश के अनुदिश, अगर ये सी पॉइंट नीचे होता। तो इन बारीकियों को थोड़ा सा आप लोग समझिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है डिस्क घूर्णन गति नहीं करेगी क्योंकि यह पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखी है तथा बिना घर्षण के घूर्णन करना संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यह केवल रेखीय गति करेगी, मतलब यहाँ से फिसलती हुई चलेगी। अब यहाँ पर देखिए लोटनिक गति, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, तो लोटनिक गति नहीं करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, कह रहा है डिस्क घूर्णन गति नहीं करेगी क्योंकि यह घर्षण, घूर्णन नहीं लोटनिक गति नहीं करेगी, क्योंकि यह पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखी है तथा बिना घर्षण के घूर्णन करना संभव नहीं है। घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन, तो अगर घर्षण नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का बल नहीं मिलेगा इस मेज की सतह से, जिससे इसमें घूर्णन नहीं होगा। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी ऑन द डिस्क आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए कह रहा है सिंस द डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, चूंकि घर्षण रहित मेज पर ये रखी गई है डिस्क या चक्रिका, इट विल नॉट रोल, लोटनिक गति नहीं करेगी, नॉट रोल मतलब घूमते हुए आगे नहीं बढ़ेगी, घूर्णन गलत लिखा है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर द रोलिंग ऑफ ए बॉडी, क्योंकि किसी बॉडी को घूमते हुए लुढ़कते हुए आगे चलने के लिए घर्षण की जरूरत है, जो कि मेज में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यह डिस्क लोटनिक गति नहीं करेगी, घूर्णन करेगी, लोटनिक गति नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन है। तो लोटनिक गति नहीं करेगी, इसको काट के लिख लीजिए, लोटनिक गति नहीं करेगी, अंग्रेजी में रोलिंग, अंग्रेजी में इसी को रोलिंग कहेंगे, मतलब लुढ़केगी नहीं। जैसे सिलेंडर को किसी ढलान से, यहाँ से किसी सिलेंडर को ढलान से फेंक दिया जाए तो ऐसे ऐसे ये लुढ़कता हुआ ऐसे ऐसे आएगा, वो चीज नहीं हो पाएगी। अब आगे देखते हैं।
कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि प्रश्न 28 के चित्र में अंकित दिशा में चक्रिका की लोटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है। ए कह रहा है बी पर घर्षण बल की दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ होने से पूर्ण घर्षण आघूर्ण की दिशा क्या है बी पॉइंट पर, और परिशुद्ध लोटनिक गति आरंभ होने के पश्चात घर्षण बल क्या है। ये दो चीजें हमको बताना है। तो परिशुद्ध लोटनिक मतलब प्योर रोलिंग, पूरी तरह लुढ़कना, यानी बिना फिसले लुढ़कना, उसी को प्योर रोलिंग कह देंगे या परिशुद्ध रोलिंग लुढ़कना कह देंगे। तो पहले कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि प्रश्न 28 के चित्र में अंकित दिशा में चक्रिका की लोटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक क्यों है। तो देखिए चक्रिका की लोटनिक गति के लिए यानी रोलिंग मोशन के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो जैसे बात है कोई वस्तु लोटनिक गति करेगी यानी लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगी तो अपनी अक्ष पर ऐसे घूमेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। तो घूमने के लिए क्या है, आगे बढ़ने के लिए जैसे बल की जरूरत है वैसे घूर्णन के लिए बल आघूर्ण की जरूरत है। तो बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी जो केवल स्पर्शी बल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बल आघूर्ण एक तरह का बल है जो किसी वस्तु में घूर्णन यानी रोटेशन उत्पन्न कर देता है। तो ये बल हमें इस मेज के सतह से मिलेगा। अब चूंकि मेज घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है, तो ये बल हमें नहीं मेज से प्राप्त हो पाएगा। तो घर्षण बल चक्रिका पर कार्य करने वाला स्पर्श रेखीय बल है, अतः चक्रिका की लोटनिक गति के लिए घर्षण होना आवश्यक है। तो लोटनिक यानी रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, क्योंकि उसी फ्रिक्शन से बल आघूर्ण यानी टार्क उत्पन्न होगा। और फ्रिक्शन है नहीं तो टार्क उत्पन्न नहीं होगा, तो कैसे रोलिंग मोशन होगा ये चीज। अब ए पॉइंट पर विचार करते हैं। तो कह रहा है बी पर बलाघूर्ण की दिशा, इस बी पॉइंट पर बलाघूर्ण की दिशा तथा परिशुद्ध लुढ़कन आरंभ करने से पूर्व घर्षण बलाघूर्ण की दिशा क्या है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि बी पर कार्य करने वाला घर्षण बल बिंदु बी पर वेग के विपरीत कार्य करता है, अतः बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा दाईं तरफ है। ध्यान दीजिए, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं जमीन पर तो हम बल पीछे को, जब पैर से पीछे को जमीन ढकेलते हैं तब ना आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वेग की दिशा अगर इधर है तो बल की दिशा इधर होगी। तो देखिए बी से एफ की तीर इधर को लगी है, यानी वेग इधर को है तो बल की दिशा इधर को है। तो बिंदु बी पर कार्य करने वाला बल घर्षण बल बिंदु बी पर वेग के विपरीत कार्य करता है, अतः बिंदु बी पर घर्षण बल की दिशा दाईं तरफ है क्योंकि वेग बाईं तरफ है। तो घर्षण बल आघूर्ण की दिशा कोणीय गति ओमेगा 0 के विपरीत है, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ध्यान दीजिए, जो टार्क होता है तो टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ हम लोग लिखते हैं, यानी एफ क्रॉस आर, जो भी फार्मूला हो कुल मिलाकर टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो जो दो चीजें होती हैं, तो अगर ये एफ एक्स एक्सिस में है आर वाई एक्सिस में है तो टार्क किधर होगा, जेड एक्सिस में, ठीक ना। इस प्रकार से होता है, तो इसको ध्यान देना है। तो चूंकि हमारा जो टार्क है इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देना है कि चूंकि घर्षण बल की दिशा फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा टेंजेंशियली राइट वर्ड है, दाहिनी तरफ है, तो टार्क हमारा इस प्रकार से काम करेगा इधर को, मतलब बाहर की ओर, क्योंकि जब घर्षण बल इधर को है तो बल आघूर्ण
इस डिस्क में बाहर की ओर होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो एफ अगर एक्स एक्सिस में है, आर वाई एक्सिस में है, तो टार्क जेड एक्सिस में होता है, एक्स वाई प्लेन से 90 डिग्री पर। तो यहाँ से 90 डिग्री पर होगा, और चूंकि फोर्स इधर को है तो टार्क इधर को होगा। तो अगर हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो स्क्रू रूल जो हमने बताया था, तो घड़ी के विपरीत अगर किसी पेंच को घुमाया जाए तो बाहर को निकलता है, और दाईं तरफ घुमाया जाए तो अंदर को धंसेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कागज का तल है, जब इसको ऐसे ऐसे पेंच को घुमाएंगे तो कागज के तल से बाहर की ओर आएगा, अतः घर्षण बलागुण की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, टार्क बाहर को लगेगा। तो ये बारीकी से ध्यान देना है। और ये चीज, ये लाइन काट दीजिए, ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये चीज लंबवत बाहर की ओर होगी। अब इसकी पुष्टि थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, द सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टार्क बिफोर द स्टार्ट ऑफ परफेक्ट रोलिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की दिशा में होगी जो हमारा कागज का प्लेन है। तो इसको ध्यान देना है कि इस कागज के पृष्ठ से बाहर की ओर, अंदर वाला ये गलत है, यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, ये सही है यहाँ से। अतः घर्षण बल आघूर्ण की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखिए अगला है, कह रहा है परिशुद्ध लोटनिक गति आरंभ होने के पश्चात घर्षण बल क्या है। तो प्योर रोलिंग मोशन जब होने लगेगा, यानी बिना फिसले लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगी ये डिस्क, तो घर्षण बल का क्या हो गए हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा परिशुद्ध रोलिंग लोटनिक गति यानी प्योर रोलिंग मोशन आरंभ होने पर बी बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है और इसलिए घर्षण बल शून्य होगा। तो बी बिंदु पर अगर प्योर रोलिंग की बात करें परिशुद्ध लोटनिक गति की, तो v इधर वेग है और ये इधर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दाहिनी तरफ है तो बाईं तरफ है और दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा उल्टी है। तो कुल मिला करके यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। तो जब वेग 0 हो जाएगा तो वेग नहीं होगा तो घर्षण बल भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल जो होता है यह बराबर होता है m इंटू ए, m इंटू और a क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा v हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ, तो जोड़ेंगे तो एक दूसरे से घट जाएंगे, तो 0 हो जाएगा ये पूरा a हमारा, तो इसलिए m इंटू 0 होगा, तो आ जाएगा 0। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल शून्य हो जाएगा। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सिंस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यद्यपि जो बल है घर्षण बल है वो बी बिंदु पर गति की दिशा के विपरीत होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। परफेक्ट रोलिंग विल बिगिन व्हेन, पूर्ण रूप से लोटनिक गति कब प्रारंभ होगी, जब, तो देखिए जब परफेक्ट रोलिंग होगी पूर्ण रूप से लोटनिक गति विल बिगिन व्हेन द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट बिकम्स इक्वल टू 0, जब बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। दिस विल मेक द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क 0। तो ये क्या करेगा, जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस पॉइंट पर घर्षण बल भी डिस्क के द्वारा 0 होगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है और त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, और जब वेग ही 0 हो गया तो त्वरण भी 0 होगा, तो बल घर्षण बल भी 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। अब आगे आ जाता है 30 नंबर क्वेश्चन।
तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका यानी डिस्क है तथा इतनी ही त्रिज्या का कोई छल्ला यानी रिंग है किसी क्षैतिज मेज पर एक ही क्षण, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल मेज पर एक ही क्षण 10 पाई रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से रखे जाते हैं। इनमें से कौन पहले लौटने की गति आरंभ कर देगा? गतिक घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 0.2 है, 21 है। तो कौन सबसे पहले रोलिंग मोशन आरंभ कर देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ठोस चक्रिका तथा छल्ले की त्रिज्या दोनों की बराबर है, 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 मीटर। प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 बराबर 10 पाई रेडियन पर सेकंड है। इतने कोणीय चाल से रखे जाते हैं, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। गतिज घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 0.2, ये पूर्ण विराम है। तो 0.2 हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब देखिए, छल्ले का जड़त्वाघूर्ण अपनी अक्ष के परितः कितना होता है, mr², और चक्रिका यानी डिस्क का कितना होता है, हाफ mr² होता है। एनसीईआरटी में लिखा गया है। इस अक्ष के परितः अगर यहाँ पर पेन डाल दिया जाए और ये कागज का प्लेन हो तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो अगर छल्ला होगा तो उसका जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और अगर डिस्क होगी या प्लेट होगी, चक्रिका जिसको कह रहा है, तो जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। तो घूर्णन गति के लिए उत्तरदायी क्या है, जड़त्वाघूर्ण। आघूर्ण का मतलब घूमने के लिए। तो घर्षण गति के लिए, घर्षण हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो गति के लिए आवश्यक है। अगर इस तल पे फ्रिक्शन ना हो तो गति नहीं होगी। तो घर्षण बल गति के लिए उत्तरदायी होता है तथा घर्षण प्रारंभिक रेखीय वेग से वलय तथा डिस्क के द्रव्यमान केंद्र को त्वरित कर देता है। तो जो फ्रिक्शन होता है हमारा, ये फोर्स लगाता है, तो चाहे डिस्क हो यानी चक्रिका हो, चाहे छल्ला यानी रिंग हो, ये क्या करता है कि उसके सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है द्रव्यमान केंद्र, उसको एसिलरेट कर देता है यानी त्वरित कर देता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है द्रव्यमान केंद्र के। अब कह रहा, माना घर्षण बल आघूर्ण प्रारंभिक वेग को कम कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि घर्षण बल होगा, घर्षण बल आघूर्ण, जो घर्षण बल है उससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, तो वो क्या करेगा कि प्रारंभिक वेग को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि घर्षण गति का विरोध करता है, तो कम करेगा। अब देखिए, F बराबर म्यू के n बराबर ma, जो घर्षण बल है हमारा वही F बराबर ma होगा और F बराबर म्यू के n भी होता है। क्यों? क्योंकि जो घर्षण बल है यही द्रव्यमान केंद्र में त्वरण उत्पन्न करेगा, तो इसीलिए ma के बराबर भी है। तो ये हो जाएगा म्यू के, और n बराबर होता है mg। n हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ये जो पॉइंट है इससे 90 डिग्री ऊपर की ओर होगी, और नीचे की ओर इसका भार mg काम करेगा। तो ये ऊपर हमारी ये नॉर्मल रिएक्शन होगी और नीचे हमारी mg होगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg के बराबर होगा भार के, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। जितना mg नीचे को काम करेगा उसके विपरीत उतना ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, जैसा न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। तो यहाँ पर म्यू के mg बराबर ma हो जाएगा, यानी n की जगह mg रख देंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन इस भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर m कट जाएगा, तो a बराबर हमारा हो जाएगा म्यू के g। अब देखिए,
यदि अल्फा कोणीय त्वरण है तब बलागुण टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। अगर अल्फा हमारा कोणीय त्वरण है तब बलागुण टाउ बराबर आई अल्फा होगा। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन क्यों लगाया गया है। निगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है कि ये इस तरह घूम के इधर को आगे बढ़ेगी, लेकिन घूम के आएगी इधर को ऐसे। तो ये इधर आगे चल रहा है, रेखीय गति इधर को है, तो कोणीय गति ऐसे है विपरीत दिशा में। तो इसलिए जो आई अल्फा है हमारा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो उसको माइनस लिखा गया है। और बल आघूर्ण हमारा होता है टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो एफ आर लिख दिया। तो टाउ इक्वल टू माइनस आई अल्फा इक्वल टू एफ आर हो जाएगा। टाउ बराबर आई अल्फा भी होता है, एफ आर भी होता है। तो इनको जब साथ साथ करेंगे तो टाउ इक्वल टू माइनस आई अल्फा इक्वल टू एफ आर, और एफ आर की जगह हम लोग एफ बराबर म्यू के एन है, तो म्यू के और एन की जगह एम जी रख देंगे, तो म्यू के एम जी हो जाएगा, और आर वैसे का वैसे रहेगा। तो जहां आर चक्रिका या छल्ले की त्रिज्या है, आर हमारी क्या है, डिस्क या रिंग का रेडियस है, यानी त्रिज्या है। अब देखिए यहां पर हम एक एक चीज को समझते जाएंगे। अब यहाँ पर u बराबर 0, जब गति आरंभ नहीं हुई थी तो प्रारंभिक वेग क्या था, 0। तो गति की समीकरण से v बराबर u प्लस at होता है, तो u 0 हो जाएगा, तो v बराबर at होगा, तो a बराबर v अपान t होगा। अब समीकरण 3 से a बराबर म्यू के जी है, तो a की जगह म्यू के जी रख देंगे, तो vt अपान म्यू के जी हो जाएगा। तो v बराबर म्यू के जी टी हो जाएगा छल्ले के लिए। अब v बराबर म्यू के जी टी डैश, ये चक्रिका के लिए। एक में t लिखा है, एक में t डैश, क्योंकि दोनों में समय का अंतर रहेगा, तो इसलिए छल्ले के लिए t लिखा है, और डिस्क या चक्रिका के लिए t डैश लिखा है। तो समीकरण 4 से एल्फा इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी आर अपान आई, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या है, म्यू के एम जी आर टाउ बराबर। तो यहां पर देखिए टाउ इक्वल टू माइनस आई अल्फा इक्वल टू एफ आर, यानी म्यू के एम जी आर। तो यहां पर जो अल्फा होगा तो ये टाउ इधर हो जाएगा, तो ये अल्फा बराबर म्यू के एम जी आर अपान ये आई हो जाएगा निगेटिव में। तो वही अल्फा बराबर माइनस म्यू के एम जी आर अपान आई कर दिया। फिर से समझ लीजिए, ये अल्फा बराबर ये माइनस आई इधर चला जाएगा, तो माइनस म्यू के एम जी आर अपान ये आई नीचे चला जाएगा, तो अल्फा बराबर माइनस म्यू के एम जी आर अपान आई। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू के एम जी आर अपान एम आर स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर किसके लिए, चक्रिका के लिए। चक्रिका नहीं, छल्ले के लिए। देखिए छल्ले के लिए एम आर स्क्वायर, चक्रिका या डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए ये हमारा माइनस म्यू के एम जी आर अपान एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये छल्ले के लिए। तो एल्फा बराबर हो जाएगा एम जी कट जाएगा आर आर, माइनस म्यू के जी अपान आर निगेटिव में, छल्ले के लिए ये आ जाएगा। तो एल्फा बराबर माइनस म्यू के की जगह एम के एम जी आर रख देंगे, म्यू के। अब देखिए यही काम हम डिस्क के लिए करेंगे, चक्रिका यानी डिस्क के लिए। तो एल्फा बराबर माइनस एम के एम जी आर अपान एम आर स्क्वायर की जगह हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि छल्ले के लिए आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, और चक्रिका या डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा -2 म्यू के जी अपान आर। तो ये दोनों के लिए अल्फा आ गया, यानी कोणीय त्वरण जिसको कहते हैं। अब देखिए माना ओमेगा बराबर टी समय बाद
छल्ले की तथा टी डैश समय बाद चक्रिका का कोणीय वेग है। तो ओमेगा टी समय बाद रिंग यानी छल्ले का तथा टी डैश समय बाद चक्रिका या डिस्क का कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 माइनस, चूंकि उल्टा दिशा में है तो माइनस म्यू के जी टी अपान आर होगा, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, इसलिए माइनस साइन लगा है। तो माइनस म्यू के जी टी अपान आर हो जाएगा, यानी ओमेगा बराबर, ये अल्फा की जगह रखा गया है छल्ले के लिए, और डिस्क के लिए ओमेगा बराबर ओमेगा 0 माइनस 2 म्यू के जी टी डैश अपान आर, ये जो निकल के आया। टी और टी डैश चेंज कर दिया गया है, छल्ले के लिए टी है और डिस्क के लिए टी डैश है, डिस्क या चक्रिका जिसको प्लेट भी कह सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो लुढ़कने के लिए हमारा समीकरण है V बराबर आर ओमेगा फार्मूला। तो यहां पर देखिए म्यू के जी टी बराबर, यहां से म्यू के जी टी बराबर आर इधर आ जाएगा, तो आर ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा 0 माइनस म्यू के जी टी अपान आर। तो यहां पर अगर हम म्यू के जी टी बराबर निकालें तो आ जाएगा आर, इससे सॉल्व करिए, इससे म्यू के जी टी एक तरफ करिए तो आर इधर आ जाएगा और ओमेगा इधर आएगा, तो कॉमन लेंगे तो म्यू के जी टी बराबर आ जाएगा आर ब्रैकेट में ओमेगा 0 माइनस म्यू के जी टी अपान आर बराबर, अब आर का गुणा हो जाएगा तो आर ओमेगा 0 माइनस म्यू के जी टी, या 2 म्यू के जी टी बराबर, अब ये इधर आ जाएगा तो 2 म्यू के जी टी बराबर आर ओमेगा 0। यहाँ पर देखिए V बराबर म्यू के जी टी हम लोगों ने निकाला है, V बराबर म्यू के जी टी, तो इसीलिए यहाँ पर V की जगह डायरेक्ट म्यू के जी टी रख दिया है। तो ये आ गया T बराबर आर ओमेगा 0 अपान 2 म्यू के जी टी, ये समीकरण हो गया 10। अब यहाँ पर देखिए चक्रिका यानी डिस्क के लिए तो म्यू के जी टी डैश हो जाएगा बराबर आर ओमेगा 0 माइनस 2 म्यू के जी टी डैश हो जाएगा अपान आर बराबर आर ओमेगा 0 माइनस 2 म्यू के जी टी डैश, तो टी डैश बराबर आर ओमेगा 0 अपान 3 म्यू के जी, ये समीकरण 11 हो जाएगा। तो टी और टी डैश हमारा निकल के आ गया। अब यह मान आर बराबर 0.1 मीटर है, ओमेगा बराबर 10 पाई रेडियन पर सेकेंड है, म्यू बराबर 0.2 है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जब वैल्यू दोनों 10 और 11 समीकरण में रखेंगे तो टी बराबर 10 और 11 समीकरण में जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो टी बराबर हमारा क्या है, आर ओमेगा 0 अपान 2 म्यू के जी, तो आर की वैल्यू 0.1, ओमेगा 0 की वैल्यू 10 पाई अपान 2 म्यू 0.2 हो गया और जी 9.8 हो गया, सॉल्व किया तो आ गया 0.8 सेकेंड। इसी प्रकार टी डैश बराबर आर हमारा 0.1 हो गया, ओमेगा हमारा 10 पाई हो गया अपान 3 है ही पहले से, म्यू के की वैल्यू 0.2 हो गई, जी की वैल्यू 9.8, सॉल्व किया तो आ गया 0.53 सेकेंड। तो देखिए जो छल्ला है समीकरण 11 तथा 12 से स्पष्ट होता है कि टी डैश स्मॉलर देन टी, अतः चक्रिका पहले लौटने की गति आरंभ करेगी। तो ये जो डिस्क है ये 0.53 सेकेंड में ही रोलिंग मोशन करने लगेगी, और जो ये छल्ला है यानी रिंग है वो 0.8 सेकेंड में रोलिंग मोशन करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो चक्रिका यानी डिस्क है ये जल्दी रोलिंग गति करने लगेगी। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई सिलेंडर किसी 10 डिग्री झुकाव के समतल पर परिशुद्धता लौटने की गति कर रहा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस बराबर 0.25 है। तो 3 ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, बेलन की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे,
तो आ गया 0.15 मीटर। अब आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन, जो ढलान प्लेन है वो कितना है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। और स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस कितना है 0.25, तो ये रख दिया। अब कह रहा है सिलेंडर पर कितना घर्षण बल कार्य करेगा। तो सिलेंडर पर घर्षण बल के लिए आनत तल पर गति करते हुए बेलन पर घर्षण बल होता है यह बराबर 1/3 mg sin थीटा। अब इसको ध्यान दीजिए कि ये कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में फिगर बनाया गया है। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये कोई सिलेंडर है तो इसका भार mg नीचे को काम करेगा और इस दिशा में ये लुढ़केगा। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ध्यान दीजिए। तो ये कोण 30 डिग्री है तो इसके पास वाली भुजा में हम कास लिखते हैं। तो इस वाली भुजा पे mg cos 30 डिग्री लिखा है और ये सामने वाली भुजा है, देखिए कोण के पास वाली में कास लिखेंगे, बार बार बताते हैं। तो ये mg cos थीटा हो गया और सामने वाली में साइन लिखेंगे तो ये mg sin थीटा हो गया और थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दिया। अब चूंकि गति इधर को हो रही है तो गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है, इसलिए घर्षण बल फ्रिक्शन F ऊपर को काम कर रहा है क्योंकि गति नीचे को है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज। तो अगर हमें त्वरण निकालना है सिलेंडर का तो फार्मूला होता है A बराबर mg sin थीटा अपान m प्लस आई अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को चाहे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो mg sin थीटा अपान m प्लस आई, सिलेंडर के लिए आई बराबर होता है हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ mr स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा और ये m प्लस हाफ m हो जाएगा यानी 2/3 m हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 g sin 30 डिग्री। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/3 गुणे g की वैल्यू 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होता है 0.5 के बराबर। तो 0.5 रख दिया तो सॉल्व करने पे आ गया 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये A की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए जब A की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट नेट फोर्स एज। तो अगर हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएं तो चूंकि पूरी तरह से लोटनिक गति कर रहा है तो इसमें जो F नेट होगा, यहाँ पर देखिए जो F है फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो वस्तु गति कर रही है इसके इस पर जो बल लग रहा है उसी के विरोध में घर्षण बल है, तो ये F जो है बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F नेट बराबर ma कर दिया है और क्योंकि F बराबर ma होता है तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा। देखिए नेट घर्षण बल की बात हो रही है तो नेट में क्या आ जाएगा, नेट में चूंकि ये वस्तु नीचे को जा रही है तो mg sin थीटा ज्यादा है और ये F कम है तभी तो नीचे को जा रही है। अगर F ज्यादा होता तो ये ऊपर को जाता, तो चूंकि ये ज्यादा mg sin थीटा है इसलिए नीचे को जा रहा है, तो ज्यादा में कम घटाएंगे तो mg sin थीटा में F घटाएंगे और यही ma के बराबर होगा, जैसा हम पीछे करते चले आए। कोई भी गति होती है तो अगर ma के बराबर लिखना है तो F नेट बराबर ma, तो F नेट क्या है mg sin थीटा माइनस F हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए mg sin थीटा माइनस F बराबर ma लिखा। mg sin थीटा में क्यों F घटाया, क्योंकि वस्तु नीचे की ओर जा रही है
और नीचे वाला जो कंपोनेंट है हमारा घटक है mg sin थीटा वो ज्यादा होगा, तभी तो नीचे को जा रही है, तो ज्यादा में कम घटाना है, तो mg sin थीटा माइनस एफ बराबर ma कर दिया, और थीटा 30 डिग्री है, तो अब ये एफ बराबर हो गए mg sin 30 डिग्री माइनस ma, ये इधर आ गया, तो mg sin 30 डिग्री में m हमारा 10 है, g 9.8 है, साइन 30 का मान 0.5 है, माइनस m हमारा 10 है, और a हमने निकाला है 3.27, तो इसकी वैल्यू रख दिया, तो यह आ गया सॉल्व करने पे 16.3 न्यूटन। तो घर्षण बल कितना होगा? 16.3 न्यूटन का घर्षण बल काम करेगा जब लोटनिक गति करेगा पिंड तब। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये देखने की बात है कि जैसा कि दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है, पहले में तो घर्षण बल पूछा है तो निकल के आ गया F बराबर 1/3 mg sin थीटा होगा, सॉल्व किया गया तो 16.3 न्यूटन आया, जैसा कि इंग्लिश वाली बुक में इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि लोटन की अवधि में घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया जाता है। तो जब रोलिंग मोशन होता है तो घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया जाता है, तो ये बात समझना है। तो देखिए जो फिगर है, इस फिगर में जिस पॉइंट पर ये प्लेन से टिका हुआ है उस पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो पॉइंट, अगर नेट उस पॉइंट की वेलोसिटी देखी जाए तो वो शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्योंकि ये अगर ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी, तो इस टच वाले पॉइंट पर इधर होगी, और दोनों बराबर होंगी तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, जैसा हम ऊपर बताएं। तो नेट वेग 0 हो जाएगा। जब नेट वेग 0 हो जाएगा तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो नेट वेग 0, तो वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण है, तो जब वेग ही 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, तो बल भी 0 हो जाएगा। जब बल 0 हो जाएगा तो बल बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो जब नेट बल ही उस बिंदु पर 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब वहां पर कार्य भी 0 होगा। या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कह रहा है ड्यूरिंग रोलिंग, यानी लुढ़कने के दौरान द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन कम्स टू रेस्ट। तो क्या होता है कि जब वेग 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिंदु क्षणिक भर के लिए स्थिर अवस्था में होगा, यानी उसका तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा। तो v 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन होता है। तो जब रेस्ट पे होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो जब एक्सीलरेशन यानी त्वरण 0 है तो बल भी 0 होगा, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा। अरे वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा, यानी घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी 0 होगा। ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बारीकी से देखें तो गति की दिशा ये है, यानी जो बल लगेगा उसकी दिशा ये है, अरे वो गति की दिशा, और बल का जो घटक है mg cos थीटा वो इससे 90 डिग्री के कोण पर है। ये तो 30 डिग्री है लेकिन ये पूरा 90 डिग्री है। तो चूंकि कार्य W बराबर होता है, W बराबर Fs cos थीटा, यानी जो बल लग रहा है F, और जो विस्थापन है इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री है, ये थीटा। तो विस्थापन इधर हो रहा है और ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है इधर, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो Fs cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए W 0 होगा।
इस प्रकार भी हम लोग सोच सकते हैं जैसा कि हिंदी वाली बुक में दिया है कि घर्षण बल की दिशा विस्थापन के लंबवत है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो लुढ़कने में घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर Fs cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। तो एक घटक की बात है एक। अब देखें आगे, बिना फिसले लुढ़कने के लिए लोटनिक गति के लिए जो म्यू होता है 1/3 tan थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो tan थीटा बराबर 3 म्यू हो जाएगा, 3 इंटू म्यू की वैल्यू 0.25 है, तो ये आ गया 0.75। अब 0.75 में tan थीटा का मान होता है 36 डिग्री 54 मिनट, तो थीटा बराबर आ जाएगा 36 डिग्री 54 मिनट, यानी लगभग 37 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो सी हमसे पूछ रहा है बी की लोटन की सी कि यदि समतल के झुकाव कोण थीटा में वृद्धि कर दी जाए तो थीटा के किस मान पर सिलेंडर परिशुद्धता लोटनिक गति की बजाय फिसलन आरंभ कर देगा, यानी लुढ़कने की बजाय फिसलने लगेगा, तो वो कोण होता है म्यू इक्वल टू 1/3 tan थीटा, ये फार्मूला होता है। अगर इससे ज्यादा थीटा हो जाएगा तो वो फिसलना शुरू कर देगा, तो वो एंगल कितना आ गया 37 डिग्री। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फॉर रोलिंग विदाउट स्किड वी हैव द रिलेशन, तो कोई पिंड फिसले ना केवल लुढ़के, उसके लिए फार्मूला होता है म्यू बराबर 1/3 tan थीटा। तो अगर ये थीटा इस वैल्यू से ज्यादा होगा तो वो लुढ़कने की बजाय फिसलने लगेगा। तो ये थीटा बराबर 36.87 डिग्री आया है सॉल्व करने पे। तो अगर इससे ज्यादा यानी 37 डिग्री कोण हो जाएगा तो वो पिंड फिसलने लुढ़कने की बजाय फिसलने यानी स्लिपिंग करने लगेगा, जिसको स्किड भी कहते हैं, स्किड। तो इस बात को ध्यान देना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा कारण सहित उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सही और गलत हमको बताना है। तो कह रहा है लोटनिक गति करते समय घर्षण बल उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में पिंड का द्रव्यमान केंद्र गति करता है। तो यहाँ पर देखिए 32 के ए का ये आंसर गलत दिया गया है, ये असत्य है, सत्य नहीं है। लोटनिक गति यानी लुढ़कने वाली गति करते समय घर्षण बल उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में पिंड का द्रव्यमान केंद्र गति करता है। ये असत्य है, सत्य नहीं है। इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये फॉल्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र की गति होती है उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स गति काम करता है। इन द केस ऑफ रोलिंग यानी लोटनिक गति के समय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बैकवर्ड। जो द्रव्यमान केंद्र की गति होती है वो बैकवर्ड यानी पीछे की ओर होती है। हेंस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जो घर्षण बल होता है वो अग्र दिशा में यानी फॉरवर्ड दिशा में काम करता है। तो ये हमारा गलत है, जबकि हिंदी वाली में सही दिया है, तो इसको सही कर लीजिए, इंग्लिश वाली बुक से पढ़ना। अगला कह रहा है कि लोटनिक गति करते समय संपर्क बिंदु की ताक्षणिक चाल शून्य होती है। ये हमारा सत्य है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी 0 होती है। तो सत्य है, क्योंकि परिशुद्ध लोटनिक गति यानी प्योर रोलिंग मोशन के दौरान यह कल्पना की जा सकती है कि वो सतह के संपर्क में आने वाले बिंदु से जाने वाली अक्ष के परितः लोटनिक गति कर रही है, अर्थात लोटनिक गति करते समय संपूर्ण बिंदु की ताक्षणिक चाल शून्य है, यानी वो लोट ऐसे घूम रही है। मतलब तो उस समय अगर उसी क्षण बात की जाए
तो इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब लोटनी गति करते समय ताक्षणिक चाल उसकी शून्य है। अब सी हमारा क्या है, सी में कह रहा है कि लोटनी गति करते समय संपर्क बिंदु का ताक्षणिक त्वरण शून्य होता है, ये गलत है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन शून्य नहीं होता है, असत्य। लोटनी गति करते समय संपर्क बिंदु का ताक्षणिक त्वरण शून्य नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने अभी ऊपर बराबर का बताया कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल में द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, त्वरण में वेग परिवर्तन की दर होती है, और ताक्षणिक वेग जब 0 है तो त्वरण भी 0 होना चाहिए। तो ताक्षणिक वेग की जो बात है, तो यहाँ पर रेखीय वेग की हम बात कर रहे हैं, कोणीय वेग भी है क्योंकि लुढ़क भी रहा है, आगे भी चल रहा है, तो इसलिए कुछ त्वरण होगा, एकदम शून्य नहीं होता। तो असत्य है, लोटनी गति करते समय संपर्क बिंदु का ताक्षणिक त्वरण शून्य नहीं होता है। अब डी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है परिशुद्ध लोटनी गति के लिए घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, ये सत्य है। अभी इसके ऊपर ही हम लोगों ने निकाला है, तो सत्य, क्योंकि परिशुद्ध लोटनी गति में घर्षण शून्य हो जाता है, अतः घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। क्योंकि अगर प्योर रोलिंग है तो वहां पर फ्रिक्शन 0 हो जाता है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। अब आगे कह रहा है कि किसी पूर्णतः घर्षण रहित अनंत तल पर नीचे की ओर गति करते पहिए की गति फिसलन गति होगी, लोटनिक गति नहीं होगी। ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि जब घर्षण रहित है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कोई बल नहीं लगेगा, तो कोई बल उसमें घुमाव उत्पन्न ही नहीं करेगा, तो वो सीधा फिसलने लगेगी, घूमेगी नहीं, यानी लोटनिक गति नहीं होगी। तो सत्य, क्योंकि लोटनिक गति स्पर्शीय घर्षण बल द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण द्वारा उत्पन्न होती है। तो स्पर्शीय घर्षण बल द्वारा है जो, उससे जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी से वो घूमने लगती है। बलाघूर्ण का मतलब घुमाने वाला बल। तो जब वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि घर्षण बल नहीं है, तो वस्तु घूमेगी नहीं, सीधा फिसलने लगेगी। तो वही कह रहा है कि क्योंकि घर्षण शून्य है, इसलिए पहिए की गति फिसलन गति होगी, घुमाव वाली नहीं होगी, यानी लोटनिक गति नहीं होगी, फिसलन गति होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सारे समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।